अब हम इन तीनों पार्टिकल्स को कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो हम क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उनके मास को कंपेयर करेंगे, जो किलोग्राम में जो उनका मास है कितना है। इसके अलावा उनके रिलेटिव मास, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करके जो मास होता है उसको कंपेयर करेंगे। इसके अलावा उनका चार्ज कूलम में, रिलेटिव चार्ज, फाइनली उनकी लोकेशन। सबसे पहले प्रोटॉन का मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर जैसे ये 10⁻⁻27 लिखा है या 10 की पावर में कुछ भी माइनस में लिखा है, उसका मीनिंग क्या होता है कि ये क्या है 1/10⁻27 है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.0000 कितने ज़ीरो, पॉइंट के बाद 26 ज़ीरोज़ आएंगे और उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा। यानी इतना कम मास होता है, इतना कम मास होता है एक प्रोटॉन का। ठीक है, तो ये जो मास है दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मास, इसीलिए हम इसको ऐसे ना लिखते हुए, ऐसे पॉइंट में 0000 करके ऐसे ना लिखते हुए इस तरह से लिखते हैं 10⁻⁻27। इसका जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अप्रॉक्सीमेटली, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी लोकेशन होती है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg अप्रॉक्सीमेटली। इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ये सब आप बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है वो इक्वल है, बस साइन अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, बाकी दोनों का चार्ज सेम ही होता है। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्जेस के बारे में भी बात करते हैं। तो रिलेटिव मास मतलब कि हम अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मास एक दूसरे के कंपैरिजन में देखें, तो अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि हम प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में सबका मास लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा 1U, मतलब उसी के हिसाब से लिख रहे इसलिए 1U। न्यूट्रॉन का भी क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1U, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या होता है सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में? वो होता है 1/1840U, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। ठीक है, और ये U क्या है? U है यूनिफाइड मास। जैसे kg एक यूनिट है ना, वैसे U एक यूनिट होती है मास की, जो अब हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब हम रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो रिलेटिव चार्ज अगेन हम प्रोटॉन के कंपैरिजन में देखते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको +1 मानेंगे, न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0 ही है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन जितना ही होता है, बस साइन क्या होता है अपोजिट होता है। सो दिस आर दी डेटा फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, बोहर का प्लानिटरी मॉडल। ठीक है, दैट एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उस न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्बिट्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एटम्स की, और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एटम्स की स्टडी कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम बात करने वाले हैं? पहला रहेगा एटॉमिक नंबर, दूसरा रहेगा मास नंबर, और तीसरा रहेगा एटॉमिक मास।
इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, और इन 3 प्रॉपर्टीज़ को अगर हम समझ गए तो हमें एटम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले हम याद ध्यान रखिएगा, पहले हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर इन दोनों को डिस्कस करेंगे, और एटॉमिक मास को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियली हो सकता है आपको कंफ्यूज करें। सो फर्स्ट, एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक नंबर यानी कि किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। अगर मान लो किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। अगर किसी एटम में 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या बताता है, ये किससे पता चलता है हमको, प्रोटॉन्स के नंबर से। अच्छा, आपने सोचा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर तो इक्वल होता है एटम में, तो हम यहाँ ऐसा भी तो लिख सकते थे कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं लिखते हैं बिकॉज आप आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एटम्स एक्सचेंज भी करते हैं, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में भी चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं होते हैं यूजुअली। तो प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो हमेशा एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से हम इसको लेते हैं एज द नंबर ऑफ एन एटम। तो अब ये बताता क्या है एटॉमिक नंबर। तो जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे टाइप के एटम्स, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। आपने बहुत सारे एटम्स के नाम सुने होंगे। अब ये सब एटम्स में डिफरेंट क्या है, इन सब एटम्स में डिफरेंट ये है कि इन सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। इनको हम अलग अलग कैसे डिफाइन करते हैं, इनके प्रोटॉन्स के नंबर के बेसिस पे। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जब नंबर अलग होता है तो उससे एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग नेचर शो करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है, हमें एटम्स या एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। किससे पता चलता है, एटॉमिक नंबर से। अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एटम्स के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन होता है ये। अब देखो एक बात मैंने आपको देखो ऊपर ही बताई थी, जो मास होता है उसके अगर हम तो अगर आप देखो यहाँ पे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे भी कंपेयर करके देखा ही था कि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को यूजुअली नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है, तो उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो मास नंबर का हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को हम ले नहीं रहे। मास नंबर, मास किसकी वजह से होता है, मेजरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, इसलिए मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं। तो जैसे मान लो कि किसी एटम में 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है तो उसका मास नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। किसी एटम में 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है तो उसका मास नंबर क्या हो गया, 13 हो गया। तो मास नंबर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास इसमें क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप देखो तो ये जो मास नंबर है इट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। देखो ये ऊपर देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। क्या किया मैंने, प्रोटॉन्स की जगह क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की जगह क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एटॉमिक मास। अब आप ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मास और मास नंबर में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। देखिए
जो मास नंबर है वो तो सीधा सीधा होल नंबर है, ठीक है। जैसे 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो मान लो 11 उसका मास नंबर हो गया, एक वोल नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या बताते हैं कि एक्चुअल मास क्या है एटम का, किलोग्राम में या यूनिफाइड मास यू में उसका एक्चुअल मास क्या है वो बताता है, ठीक है। तो मास नंबर इज ओनली एन इंडिकेटर ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल। मास नंबर बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। लेकिन एटॉमिक मास बताता है एक्चुअल मास के बारे में एटम के, ठीक है। किलोग्राम, ग्राम या यूनिफाइड मास में यूनिट को हम ले सकते हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, जो अगर आपने सुना हो तो हम जैसे ह्यूमन्स है तो उनका मास किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आप कुछ ट्रक है या कार्स है तो उनका मास किस में कैलकुलेट करते हैं, तो उनका मास टन्स में कैलकुलेट होता है, इतने टन की कार है, इतने टन का ट्रक है। या एलिफेंट है तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा होता है तो टन में कैलकुलेट कर सकते हो। व्हेल होती है उसका मास भी या फिर अगर जैसे आप छोटी कोई चीज़ है, मान लो गोल्ड लेने जाते हैं तो वो ग्राम में आप उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं मास के लिए। तो वैसे ही एटम्स का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। जैसे हमने ऊपर बात किया ना कि एटम्स, ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका मास कितना कम है, तो इसको हम केजी में ना करते हुए किस में करते हैं, यूनिफाइड मास में, ठीक है। किस में करते हैं, यूनिफाइड मास में, ठीक है। यूनिफाइड मास हम एक कंपैरिजन लेते हैं किसके बीच में, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो अब है ना हम थोड़ा इस बारे में समझते हैं कि ये जो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या फिर ठीक है AMU इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ये दोनों सेम ही चीज़ है। पहले AMU बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं, U बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिफाइड मास है या एटॉमिक मास यूनिट है, इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब जैसे 1 kg होता है ना, उसी तरह से 1 U होता है, ठीक है। तो 1 U का डेफिनेशन क्या है, 1 U इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कि जो कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 यानी कि ऐसा कार्बन जिसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, तो ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 12 होता है। या आप सिंपली क्या ध्यान रखो कि जो कार्बन का एटम होता है ना, तो कार्बन के एटम का जो 1/12 मास होता है उसको क्या बोलते हैं हम, 1 U बोलते हैं। ध्यान रखिएगा जैसे kg होता है ना, वैसे ही U भी एक यूनिट है मास का। तो 1 U का मीनिंग क्या होता है कि कार्बन एटम का 1/12 जो मास होता है वो 1 U के इक्वल होता है। और ये निकलता है वैसे अगर आप kg में इसको कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना kg मिलेगा। तो अगर आप देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन या जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन है ना, उसके मास के इक्वल आ रहा है, ठीक है। देखो ऊपर देखो, यहाँ पे ये देखो, लगभग जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास है ना, उसके मास के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है 1.673 या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो लगभग यही है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसलिए मैंने प्रोटॉन की जगह क्या लिखा है, 1 U, और न्यूट्रॉन की जगह भी क्या लिखा है, 1 U, ठीक है, 1 यूनिफाइड मास। सो एटॉमिक मास एक्चुअल मास बताता है, इसका यूनिट U होता है। एटम का मास हम U में कैलकुलेट करते हैं, kg में नहीं करते, क्योंकि kg बहुत बड़ी यूनिट है। 1 U क्या होता है, कार्बन एटम का 1/12 जो मास होता है उसको 1 U बोलते हैं। और कैलकुलेट करके देखा जाए तो ये 1 U कितना kg होता है, इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। तो लगभग ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और ये बताता है और ये हेल्पफुल होता है एटम्स को डिफरेंशिएट करने में कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब में अलग क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर। मास नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है जो कि मास देते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास देते तो उनका नंबर बताता है। एटॉमिक मास क्या है, एक्चुअल मास बताता है एटम का, कि एटम का मास कितना है किलोग्राम में, या फिर आप उसको U में निकालते हैं, यूनिफाइड मास में। 1 U का मीनिंग क्या होता है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, या कैलकुलेट करने पे 1 U इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg।
चलिए, तो अब हमने एटम के कई सारी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो कितने टाइप के आपको मिलते हैं नेचर में। आपने कितने अलग अलग टाइप के एटम्स के नाम सुने? इनिशियली ओनली हैंडफुल ऑफ एटम्स वर नोन, बहुत कम एटम्स पता थे, ठीक है, मतलब 30-40 एटम्स के बारे में या एलिमेंट्स के बारे में हमको पता था। लेकिन ग्रेजुअली हमने बहुत सारे एटम्स एलिमेंट्स जो है वो फाइंड किए, और अभी हमारे पास कितने एटम्स या एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट्स नोन है अभी हमारे पास। अब इनमें से करीब करीब 91 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली मिलते हैं, और बाकी के जो रेस्ट है, ठीक है, यानी कि 27 अप्रॉक्सीमेटली जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल है या मैन मेड है, यानी वो नेचुरली नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतने नेचुरली मिलते हैं और ये आर्टिफिशियल है, ये ह्यूमंस ने लैब में बनाए हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास इतने सारे, अच्छा आप ये एलिमेंट और एटम मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो एक ही बात है अभी के लिए, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। एलिमेंट या एटम्स अभी के लिए एक ही बात समझो, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, बट हाँ भी आप एक ही मान सकते हो, एलिमेंट्स बोलो या एटम्स बोलो, ठीक है। ये आपको बाद में और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं एक पीरियोडिक टेबल, ये आपको आगे समझ में आएगी। तो इसके अंदर सारे जो 118 एलिमेंट्स हमको पता है ना, वो पूरे के पूरे इसमें लिखे हुए हैं। तो अगर आप देखो तो देखो, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाओगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, नए नए एटम्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो सारे एटम्स जो है, इन एटम्स या एलिमेंट्स को अलग अलग नाम दिए गए, बहुत सारे नाम इन सब के। अब हम ह्यूमन जो है हम आलसी होते हैं, तो हमने क्या किया, जो इनके नाम थे ना, उन नाम को भी फिर किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। जैसे आप ये टेबल में देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है? नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? H लिखा है। क्या यहाँ पे हीलियम लिखा है? नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? He लिखा है। तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो अब ये सिंबल्स का स्कीम कैसे चालू हुआ, हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो जॉन डाल्टन थे, आपको ध्यान होगा जॉन डाल्टन हमने पढ़ा था, तो उन्होंने सिंबल देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने जो सिंबल दिया था वो कुछ इस तरह का दिखता था। अब आप ये सिंबल स्कीम को देखिए, जॉन डाल्टन ने बनाया था, तो उन्होंने अलग अलग एटम्स के लिए अलग ऐसे सिंबल्स बनाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन है तो उसके लिए एक सर्कल है यहाँ पे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए क्या है, एक सर्कल है, उसमें एक डॉट है। नाइट्रोजन के लिए ऐसा एक सर्कल है और उसमें एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के उन्होंने क्या बनाए, सिंबल्स बनाए, ठीक है। जो सिल्वर है उसमें एस बना हुआ होता है, तो उन्होंने इस तरह से सिंबल्स बनाए। अब इन सिंबल्स में प्रॉब्लम ये था कि कुछ इसमें यूनिफिकेशन नहीं था और इनको याद रखना बहुत मुश्किल था। मतलब जैसे आप फॉस्फोरस का सिंबल देखो और सल्फर का देखो, अब या नाइट्रोजन का देखो, अब कितना कन्फ्यूज़न होगा इन सिंबल्स को देख के याद रखने में, ठीक है। तो इसीलिए फिर बाद में जाके इस स्कीम को क्या किया गया, चेंज किया गया, ठीक है। इस स्कीम को क्या किया गया, चेंज किया गया। ये जॉन डाल्टन की स्कीम थी। तो बाद में फिर क्या करने लगे, जो नाम होता था ना एलिमेंट का, उस नाम को ही यूज़ किया, उस नाम के लेटर्स को ही यूज़ किया जाता था एज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट या सिंबल ऑफ द एटम, ठीक है। तो सिंबल जो है उनको समझने से पहले हम छोटा सा और एक बात कर लेते हैं कि नाम कैसे रखे जाते हैं एटम के, ठीक है, नेमिंग कैसे की जाती है। तो एक तरीका होता है कि जहाँ पे जिस प्लेस पे वो डिस्कवर हुए थे, फाउंड हुए थे, ठीक है। जैसे कैलिफोर्नियम है, तो ये कहाँ बना, ये कहाँ मिला था, कैलिफोर्निया में मिला था। पोलोनियम है, ठीक है, पोलोनियम, तो ये जो था ये मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए, और वो पैदा कहाँ हुई थी, पोलैंड में हुई थी, तो इसलिए उन्होंने उस एलिमेंट का नाम पोलोनियम रख दिया अपने होम कंट्री के ऑनर में। यूरोपियम है तो वो यूरोप में डिस्कवर हुआ था। तो ऐसे एक नेमिंग स्कीम क्या है कि जहाँ डिस्कवर हुआ उस प्लेस के नाम पे। दूसरा होता है किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि बोहर के नाम पे क्या है, बोहरियम है। आइंस्टाइन के नाम पे क्या है, आइंस्टाइनियम है। रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम है। क्यूरियम के नाम मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरियम है। ऐसे साइंटिस्ट के नाम पे भी रखे जाते हैं।
या फिर थर्ड क्या है, कलर के हिसाब से, एलिमेंट के कलर के हिसाब से, जैसे गोल्ड जो है वो गोल्ड कलर का होता है, सिल्वर जो है वो सिल्वर कलर का होता है, उस नाम से रखा जाता है। फोर्थ क्या होता है, फिर फोर्थ है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर, या IUPAC जो है वो अप्रूव करता है, तो उसके बेसिस पे नाम रख सकते हो आप। अब IUPAC क्या है, तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो एक ये इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री का जो डिसाइड करता है कि क्या नाम रखे जाएंगे एलिमेंट्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन करता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये 4 तरीके से नाम रखे जाते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो अब है ना सिंबल स्कीम के बारे में बात करते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स कैसे डिसाइड होते हैं। तो पहला तो मैंने जैसे बताया कि डाल्टन लेके आए थे, तो वो तो उसमें तो प्रॉब्लम था। तो अब क्या किया जाता है, पहली चीज़ क्या हो सकती है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H है, ठीक है, कार्बन का फर्स्ट लेटर C है, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर N है, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O है, एक्सेट्रा। तो इसके बेसिस पे सिंबल रख देते हैं। दूसरा क्या है, फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम। जैसे अब देखो हीलियम है, तो हीलियम के लिए अगर आप H यूज़ करोगे तो H तो पहले यूज़ हो गया, तो हम क्या करते हैं, फिर हीलियम में H और E पहले 2 लेटर यूज़ करते हैं। जैसे लिथियम है, तो लिथियम में L और I, एल्यूमिनियम है तो उसमें क्या करते हैं, A और L, एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे नाम हैं जिसमें पहले 2 लेटर्स यूज़ होते हैं। थर्ड तरीका क्या है, थर्ड तरीका है पहले फर्स्ट लेटर एंड सम अदर लेटर, ठीक है। यानी जैसे कि मैग्नीशियम है तो इसमें पहला लेटर M और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, तो इसमें जो थर्ड लेटर है उसको यूज़ कर लिया। फिर जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या होता है ये, तो इसमें क्या कर लिया, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर यूज़ कर लिया। जिंक है, तो जिंक में देखो क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड लेटर यूज़ कर लिया। तो पहला लेटर और उसके अलावा कोई और लेटर उस एलिमेंट के नाम में आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और चौथा एक और जो तरीका होता है वो होता है कि उनके जो लैटिन, जर्मन, ग्रीक एक्सेट्रा जो भी पुराने जो नाम हैं उन नामों के बेसिस पे रखा जाए, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पूरा टेबल बना के बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल है, सोडियम क्या होता है, Na, तो अब सोडियम की जो स्पेलिंग है उसमें Na तो कहीं आता ही नहीं है, तो ये Na कैसे आया, तो ये उसका लैटिन नेम है, उसके बेसिस पे आया। अभी हम बात करेंगे कि क्या होता है ये। पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम को K लिखते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो चौथा क्या है सिंबल का, कि आप किसी लैटिन, जर्मन, ग्रीक उसका जो नाम था उस नाम के सिंबल्स को यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, तो जैसे एंटीमनी है तो उसको क्या बोला जाता है, स्टीबियम, तो इसलिए उसका सिंबल क्या रख दिया, S और B। कॉपर है तो कॉपर क्या होता है, Cu, तो उसके लिए वो कैसे आया, क्यूप्रम से, तो क्यूप्रम से उसका नाम क्या रखा, कॉपर। गोल्ड है वो ऑरम से आया है तो इसलिए उसका सिंबल क्या रख दिया, Au। आयरन है फेरम से आया इसलिए उसका सिंबल क्या रख दिया, Fe, एंड सो ऑन। तो इस तरह से लैटिन, ग्रीक या इस तरह के जो दूसरे नाम होते थे उन नामों के बेसिस पर भी सिंबल रखे गए हैं एलिमेंट्स के। तो आपके पास क्या तरीके हैं, पहला तो पहला लेटर या फिर पहले 2 लेटर या फिर पहला लेटर और कोई और लेटर या फिर लैटिन, ग्रीक जो नाम है उन नामों के बेसिस पे सिंबल। तो ये 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंबल रख सकते हैं एटम्स या एलिमेंट्स के।